नमस्कार। अर्थव्यवस्था की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। हम अभी इससे पहले जो अध्ययन किए थे वाशिंगटन सहमति के विषय में अध्ययन किए थे। वाशिंगटन सहमति में 10 चीजों की सुधार की बात की गई, जिसमें 3 प्रकार के उदारीकरण और कर सुधार की बात कही गई थी, और एफडीआई जो इनफ्लो है उसमें उदारीकरण की बात की गई थी, टैक्स रिफॉर्म की बात की गई थी। इस तरह से कुल 10 संशोधन की बात की गई थी। दोस्तों, वाशिंगटन सहमति में जो बातें सामने उभर करके आई थी उसमें पूंजीवाद को बल देने की बात किया गया था। क्योंकि जब अमेरिका का सब प्राइम संकट आया तो ऐसे कंडीशन में वाशिंगटन सहमति देने वाले व्यक्ति विलियमसन साहब वो खुद इसके विरोध में हो गए। जब अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अनेक देश मंदी में चल रहे थे, उसी दौरान चीन जो है उस मंदी में नहीं था। चीन मंदी में क्यों नहीं था, उसको जानने के लिए दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री परेशान हुए। उसको देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जेसुआ कूपर रेमो। ये है जेसुआ कूपर रेमो। जेसुआ कूपर रेमो द्वारा 2004 में एक प्रस्ताव दिया गया था कि बीजिंग सहमति बीजिंग कंसेंसस के द्वारा चीनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में जाने से बचा लिया गया। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डेंग जियाओपिंग। ये है डेंग जियाओपिंग द्वारा 1976 में इसे जो है ये चीनी अर्थव्यवस्था का जो अनुसरण किया गया, डेंग जियाओपिंग द्वारा किया गया 1976 में। एक्चुअली एक व्यक्ति थे, उनका नाम था माओ। माओ की मृत्यु हुई थी 1976 में। तो उसी समय डेंग जियाओपिंग ने 1976 में ही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसको एक कारगर कॉन्सेंसस माना। यह वाशिंगटन सहमति के विरोध में पैदा हुआ एक प्रकार का सहमति था, इसलिए इसको एंटी वाशिंगटन कॉन्सेंसस भी कहा जाता है। एंटी वाशिंगटन कॉन्सेंसस, इसके 3 स्तंभ बताए गए हैं। पहला है कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन। कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन का मतलब होता है अनवरत प्रयोग। कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है, परंतु यहाँ पर अनवरत, हिंदी में अनवरत है, अंग्रेजी में कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट स्थिर हो जाए, रुक जाएगा, मान लीजिए रोक देंगे उसको, तो ऐसे कंडीशन में देश का विकास बाधित हो जाएगा। जब देश का विकास बाधित हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में देश मंदी में चला जाएगा। इसलिए चीन ने क्या किया, एक कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन की बात किया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, उसमें कहा गया कि पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विथ ग्रेजुअल रिफॉर्म। धीरे धीरे परिवर्तन जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, समय के अनुसार अगर परिवर्तित नहीं होंगे, यू कैन नॉट सर्वाइव इनटू द इन्वायरमेंट। अगर आप समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हुई तो आप इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि डार्विन का नियम है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। अगर प्रकृति में जीना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की जाती है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की बात की जाती है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विथ ग्रेजुअल रिफॉर्म। शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्रमिक सुधार, यही चीज में बताया, लगातार सुधार होना जरूरी है। तीसरी बात है सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ द सेलेक्टिव फॉरेन आइडिया। जो सौभाग्य निर्णय के साथ ही चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना। दोस्तों, वैश्वीकरण की बात की जा रही है।
अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आपको कंपटीशन करना है तो वैश्विक विचारों को मानना पड़ेगा। बात नहीं है, परंतु उसके विचार को जानना पड़ेगा। जब आप वैश्विक विचार को जानेंगे तो उसी के अनुकूल अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर पाएंगे। जब अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर पाएंगे, जब दुनिया में मंदी में होगी, तो जाहिर सी बात है आप मंदी में नहीं होंगे। चीन ने यही नीति अपनाया। इसलिए जब अमेरिका में सब प्राइम संकट आया तो चीन जो है उससे बच सका। साथ ही देखिए यहां पर कहा जा रहा है, पश्चिम के विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संकट के बाद यह प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना, क्योंकि मंदी का चीन पर कोई प्रभाव नहीं था। इस बात को मैंने बताया अभी जस्ट। अब देखिए विशेषज्ञों द्वारा इसे पश्चिम के देशों की स्वच्छंद बाजार दृष्टिकोण के एक विकल्प के रूप में देखा गया। चीन के आर्थिक उदय को बाजार की मृत्यु कहा जाता है, डेथ ऑफ मार्केट कहा जाता है। देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है डेथ ऑफ मार्केट? क्योंकि पूंजीवादी देशों में क्या होता है कि उसमें जो सर्वा जो उनका अधिकार होता है वो राज्य का होता है, लेकिन यहां पर क्या है, राज्य का अधिकार नहीं होता। पूंजीवाद में पूरा अधिकार पूंजीपतियों का होता है, जबकि साम्यवादी या समाजवादी में ऐसा नहीं होता है। तो जानते हैं चीन जो है पूर्णतः पूंजीवादी है, इसलिए वहां पर जो है इसको कहा गया कि पूंजीवादी, मतलब ये डेथ ऑफ मार्केट कहा गया इसको। दोस्तों तमाम प्रकार के पक्षियां, तमाम प्रकार के पशु यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। हाँ सर, लाइट कट गई है, लाइट अभी कटी है। तो ये है स्वच्छंद बाजार दृष्टिकोण के विकल्प रूप में देखा गया, डेथ ऑफ मार्केट। ये बात तो समझ आई गई होगी। फिर इसके बाद राइज स्टेट लेड ग्रोथ का मतलब ये होता है राज नेतृत्व वृद्धि का उदय। राज नेतृत्व वृद्धि का मतलब वही पूर्ण रूप से क्या हो, राज्य पर निर्भर हो, मतलब सरकार पर निर्भर हो, जिसका नेतृत्व पूरा राज्य करता है। पूंजीवाद का कोई उसमें रोल नहीं होता है, इसलिए इसको डेथ ऑफ मार्केट कहा गया। अब चीन की देखिए सर्वोत्तम आर्थिक निष्पादन की अवधि बाजार के आधिपत्य का काल रहा है। बाजार के आधिपत्य का काल रहा है 2010 तक। देखिए ये जो चीन की जो ये बीजिंग सहमति है, ये 2010 तक इसकी जो रेलेवेंसेस है बनी रही, परंतु 2010 तक विकासशील देश इस तरफ आकर्षित हुए, लेकिन इसके बाद जो है समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद समस्या क्या उत्पन्न हुई, चीन की अर्थव्यवस्था में जब उस समय कमी को देखा गया तो लोगों का मोह भंग होने लगा। उधर से लोगों को लगा कि बीजिंग सहमति भी उतनी कारगर नहीं है, तो इसे देखिए संरक्षणवादी नीति का यहाँ मतलब संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिज्म का यहाँ पर उदय देखा जा रहा है। एक्चुअली देखिए चीन जो है संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है, अमेरिका भी संरक्षणवाद को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ कनाडा, रूस, तमाम देश जो है संरक्षणवाद को बढ़ावा देंगे। यही से जंग हो जाएगा प्रोटेक्शन, क्योंकि सरकार जो है पूरा कंट्रोल करेगी, तो संरक्षणवाद की नीति आ जाएगी इसमें। इसलिए इससे लोगों का मोह भंग हुआ। जब इससे लोगों का मोह भंग हुआ तो उसके रिएक्शन में एक और सहमति है जिसको हम कहते हैं सेंटियागो कॉन्सेंसस। सेंटियागो कॉन्सेंसस क्या होता है वो देखिए। सेंटियागो कॉन्सेंसस की बात अगर हम करें तो यहां पर जो बीजिंग सहमति में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उन समस्याओं से बचने के लिए यहां पर सेंटियागो कॉन्सेंसस आया। 2010 तक मैंने बताया मोह भंग हो गया, इसके बाद सेंटियागो कॉन्सेंसस आया। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, वाशिंगटन कॉन्सेंसस के रिएक्शन का यह भी एक रूप है। इसका प्रस्ताव विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष
देखिए जेम्स वोल्फेनसोन, ये है, इन्होंने रखा था, जेम्स वोल्फेनसोन द्वारा रखा गया। विकासशील देशों द्वारा सुझाए गए इस समिति का मूल उद्देश्य समावेशन है, मतलब इंक्लूजन करना चाहते हैं। इंक्लूजन मतलब यही से मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप दिखाई दे रहा है, और इस तरह इस सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल की स्थानीय विशेषताएं होंगी, उसमें स्थानीय विशेषताओं को देखा जाएगा। इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सूचना और तकनीक की अपार शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया, और वर्ल्ड बैंक द्वारा कहा गया कि वैश्वीकरण द्वारा विश्व में बढ़ती हुई मुक्तता और साझेदारी के साथ साझेदारी के ज्ञान विश्व बैंक द्वारा ज्ञान बैंक की आंतरिक संरचना का भी विकास किया गया। इसके बाद कहा गया इसमें विश्व बैंक के इस उदय, देखिए इस प्रस्ताव के विश्व की सरकारों को सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन पर बल देने की ओर प्रेरित किया। भारत सरकार भी इससे प्रेरित होकर सन 2002 में तीसरी पीढ़ी की अर्थव्यवस्था का विकास यहीं से शुरू करता है। आर्थिक सुधार का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हम सेंटियागो समिति को पालन करते हैं। यहां पर इस बात को लिखा, सेंटियागो कॉन्सेंसस कुछ खास नहीं है, कुछ मतलब यही सेंटियागो कॉन्सेंसस में बीजिंग कॉन्सेंसस से जब लोगों का मोह भंग हुआ तो सेंटियागो कॉन्सेंसस को लोगों ने अपनाया। दोस्तों यहाँ पर जो भारत का आर्थिक विकास की बात की गई है, एक चीज है यहाँ पर, जैसे नोट करके लिख दीजिए, कैपिटलिज्म एज ए टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। मतलब क्या है, पूंजीवाद जो है विकास का एक टूल है। ये कैसे है वो देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम समझाते हैं। टेबल पर रख दीजिए दादी, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। देखिए यहां पर कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन, इसको भी रख कर देता हूं। कैपिटलिज्म एज ए टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। देखिए ये क्या है, पूंजीवाद क्या करता है, विकास को बढ़ावा देता है, विकास का एक हथियार है। देखिए पूंजीवाद में क्या होगा, इमेजिन दैट दिस इज अ फैक्ट्री, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, यह भी एक फैक्ट्री है, इसमें वस्तुएं बन रही हैं, इसमें भी वस्तुएं बन रही हैं। देखिए चालू नहीं है, ठीक है। देखिए जब इसमें वस्तुएं बन रही हैं, इसमें भी वस्तुएं बन रही हैं, देखा जाएगा इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी क्वालिटी कैसी है, दोनों की क्वालिटी से मैच करवाया जाएगा। इसमें क्वांटिटी कितनी लगी है और इसमें क्वांटिटी कितनी लगी है, दोनों क्वांटिटी की बात की जाएगी। इसकी मान लीजिए क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी कम है, इसकी क्वालिटी बैड है और क्वांटिटी अधिक है, लागत अधिक है, इसका मूल्य अधिक है परंतु गुणवत्ता कम है, मतलब अच्छी गुणवत्ता नहीं है, तो कौन सी वस्तु लेना पसंद करेंगे, इसको लेना पसंद करेंगे, इस फैक्ट्री से निकली हुई वस्तु लेना पसंद करेंगे। तो पूंजीवाद क्या करता है, कंपटीशन की भावना पैदा करता है। कंपटीशन की भावना से क्या होता है, कंपटीशन से एक्चुअली मार्केट में वृद्धि होती है।
कम कीमत पर अच्छी वस्तु मिल जाती हैं, सस्ती वस्तु मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वर्ल्ड मार्केट में हमारी वस्तुएं कंपटीशन कर पाती हैं। जब वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन कर पाती हैं तो हमारा आय बढ़ता है। जब आय बढ़ता है तो निवेश बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो देश विकास करेगा। तो यही बात यहां कहा जा रहा है, कैपिटलिज्म विद टूल्स ऑफ द ग्रोथ प्रमोशन। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ये हो गया 3 प्रकार की सहमति की बात मैंने बताया। एक होता है, एक हुआ वाशिंगटन कॉन्सेंसस, बीजिंग कॉन्सेंसस एंड सेंटियागो कॉन्सेंसस। अब हम यहां पर देखेंगे, देखिए जितनी बातें मैंने बताया, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की चर्चा कर देंगे तो ये पूरा पार्ट, एक इकोनॉमी का सेक्शन ये समाप्त हो जाएगा। देखिए अगर इसके विकास की अगर हम बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको मुख्यतः हम 6 भागों में बांटेंगे। ठीक है। एक्चुअली जो वीडियो शूट होता है 20-20 पे रुक जाता है, तो इसलिए हमको वॉच करना पड़ता है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की बात हम करने जा रहे हैं। अभी जितने प्रकार की चीजों को मैंने बताया उसमें जो पहली बात है, जैसे मैंने बताया कि सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर। देखिए ये थोड़ा मोटा मार्कर है। सरकार की भूमिका के आधार पर सरकार की भूमिका के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 भागों इसको बांटेंगे। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके विषय में पूरी चर्चा कर चुके हैं। पहला हो जाएगा आपका पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, ऐसी को राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं, राज्य भी कह दीजिए, राज्य अर्थव्यवस्था। और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार है। अब दोस्तों देखिए, ये तो 3 प्रकार हो गया सरकार की भूमिका के आधार पर। दूसरी बात हम करें सरकार के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर। देखिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अगर हम देखें, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर